गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर एंड हमने बच्चों अब तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ध्वनि वो हमने हमारी वसंत पुस्तक में से हमने अच्छे से पढ़ा था। जो एक कविता थी, इस कविता के लेखक कौन थे? सूर्यकांत मिश्रा। तो इस कविता को हमने अच्छे से समझा भी था। मुझे उम्मीद आपने उसको अच्छे से समझा होगा और मैंने आपको इसको एज ए होमवर्क आपको इस कविता के भावार्थ करने के लिए दिया था और आपने लगता है अच्छे से किया भी होगा। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को मैंने एक साथ अपनी पेपर में राइट डाउन कर लिया ताकि आपको आसानी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। यानी हमने वसंत चैप्टर पुस्तक में ध्वनि चैप्टर पढ़ा था, उसमें कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका कभी अंत नहीं होगा, वो कभी नहीं नष्ट होगा। तो देखिए, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि का ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। अभी वो युवा है, उसके अंदर नया नया जोश उमंग है और उसको बहुत सारे नए नए काम करने हैं और साथ ही वो युवा पीढ़ी के अंदर जो आलस्य है उससे उसको निकालना चाहता है। तो इसलिए उनको विश्वास है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। देखिए, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। हाँ, कवि का विश्वास है कि वह फूलों को अंत तक ले जाना चाहता है। तो अंत तक लेके विकसित करने का अर्थ हमें बताना है। तो कवि का ये प्रयास है कि वह फूलों का जो कली जो है उनको उनसे बाहर निकालकर फूल बनाना चाहता है और उसे आलस्य से उसको चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। आगे है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तंद्रा का अर्थ होता है नींद। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। उनका आलस्य भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा आलस्य भगाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि क्या करता है, कवि चाहता है कि अपने हाथ फेर कर पुष्पों के आलस को हटा दे, उन्हें चुस्त बनाए, प्राणवान बनाए, आभावान यानी चमकाए, पुष्प बनाना चाहता है। और इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो नींद में पड़े युवक हैं, जो कि लक्ष्य को पाने का साहस खो चुके हैं, उनको वो जगाना चाहते हैं, उनका आलस्य दूर भगाना चाहते हैं ताकि उनमें नए उत्साह का संचार हो सके। आगे हैं, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो देखिए, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुराज का मतलब होता है ऋतुओं का राजा, किंग ऑफ सीजन्स। तो इसको ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जैसे कि जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती हुई ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि
होली आदि। यही कारण है कि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको अपने आंसर में आपको दिखाए हैं। आगे हैं, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। हमें जो हमारे वसंत ऋतु में त्यौहार आते हैं, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था, जैसे महाशिवरात्रि का, वसंत पंचमी का या होली का, तो आप हमें क्या करना है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों की सूची बनानी है और किसी भी एक त्यौहार के ऊपर अपना निबंध लिखना है। तो देखिए, वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। होली हमारे देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे देखिए, यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को भदोन उत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि ये जो भाद्रपद महीना है उसमें आता है, इसलिए इसको भदोन उत्सव भी कहा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है, यानी रंग खेले जाते हैं। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा अपनी आपसी वैमनस्य, वेरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव का बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भूलकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो ये तो थे बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे आगे भाषा की बात। भाषा की बात में क्या होगा, आपके ग्रामर पोर्शन आएगा। देखिए, पहले प्रश्न देखिए प्रश्न, भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पाद वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पाद शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष से एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी हैं। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का या मन का। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भाषा की बात में क्या पूछा गया है। यहाँ बोला है कि एक शब्द की अगर पुनरावृत्ति होती है तो जरूरी नहीं है हर बार जब उस शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वो शब्द का अर्थ हमेशा समान ही रहे। अब एक बार मैं आपको इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं समझाती हूँ। देखिए, ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। देखिए, अब इस यमक अलंकार का बारे में हमें बताया गया है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती, शब्द जो है वो समान होते हैं और उनकी यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार वो होता है जिसमें एक शब्द बार बार में उसकी पुनरावृत्ति होती है, लेकिन जब उस शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो हर बार उस शब्द का अर्थ
अलग होता है। जैसे कि एक बताया गया है 3 बेर खाती थी ते वे 3 बेर खाती, यानी कि जो 3 बार खाना खाती थी, बेर यानी बार, वह 3 बेर खाने लगी। अब यहाँ भी बेर क्या है, यहाँ देखिए यहाँ बेर, दोनों बेर क्या है, समान है, लेकिन इस बेर का क्या मतलब है, तो 3 बार यानी 3 समय। यहाँ बेर क्या है, बेर यानी खाने वाले बेर। अब यहाँ देखिए शब्द समान थे लेकिन इनका अर्थ जो है अलग हो गया। यहाँ एक और दिया हुआ है मन का, मन का। अब यहाँ देखिए मन का और ये मन का, यहाँ देखिए इनको जोड़ के देखिए मन का या मन का। यहाँ मन का होता मन से जो काम करते, मन की इच्छा से, ये वो हो गया। यहाँ मन का जो मोती होता है वो होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहा जाता है। जो क्या होता है, अब यहाँ ध्यान से देखिए तो मन का यानी मन का, इसका मतलब है इसकी इच्छा का मोती। तो ये इसका अर्थ हो गया। इससे क्या कहा जाता है, इससे यमक अलंकार कहा जाता है। और हमें इसी प्रकार के यमक अलंकार को एकत्र करना है। आगे एक और देखिए, कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता क्रम से कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों को सामान्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए विशेषण के हिंदी भाषा में 4 भाग बताए गए, यानी 4 प्रकार बताए गए हैं। तो फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जिसमें संज्ञा सर्वनाम की या विशेषण की गुण बताए जाते हैं उससे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक, जिसमें उसकी मात्रा कितनी होती है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अगर बताई जाती है किसी शब्द वाक्य में तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक, किसी विशेषण में जब संख्या बताई जाती है जैसे 1, 2, 3, ये क्या होते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जिसमें सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, सर्वनाम को दोहराया जाता होता है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों ये था आपका भाषा की बात का। अब इसके हम करेंगे यानी कि यमक अलंकार को हम करेंगे। तो देखिए हमें प्रश्न क्या था, हमें ऐसे शब्द जो है इकट्ठे करने थे, एकत्र करने थे जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो। जैसे कि बातों बातों में इनका वाक्य प्रयोग भी करना था, अर्थ बताना था और वाक्य प्रयोग करना था। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। अब हमें इनका अर्थ बताना और साथ इनका वाक्य में प्रयोग करना है। बातों बातों में देखिए, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला, ये हो गया वाक्य प्रयोग। दूसरा रह रहकर, कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। तीसरा था लाल लाल, लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। आगे था रातों रात, आगे देखिए यहाँ देखिए सुबह सुबह, रातों रात से पहले क्या, सुबह सुबह, सुबह सुबह दादाजी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर से निकल जाते हैं। अब अपना क्या था, रातों रात और घड़ी घड़ी, यानी कि यहाँ देखिए रातों रात, इसका लिखते हैं रातों राजकुमार रातों रात दिल्ली के लिए निकल गया, ये हो गया। अब था घड़ी घड़ी, इसका यहाँ लिखते हैं बच्चों घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का वाक्य प्रयोग देखिए, तुम मुझे घड़ी घड़ी परेशान मत करो, ये हो गया आपका वाक्य में प्रयोग। तो बच्चों आज आपको क्या करना है, आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, तो एक बार वापस से देख लीजिए। आज आपको मैंने अभी आपके प्रश्न उत्तर करवाए हैं पाठ्य पुस्तक से, कविता से, वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करने जैसा कि आप देख रहे हो। और साथ ही आपको भाषा की बात के प्रश्न उत्तर भी करने। तो देखिए भाषा की बात में आपको होली पे मैंने निबंध लिखवाया था, आपको उसको होली आपका शीर्षक होना चाहिए और ये निबंध आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। फिर आपको मैंने यमक अलंकार बताया था, मुझे उम्मीद आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में जाके हमें पूछ सकते हैं। और आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड करने के साथ साथ में इसका होमवर्क भी नोटबुक में करना है। डियर स्टूडेंट, हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच।